हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग जो कि एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, जो कि क्लास 9th का आज हम लोग क्लास 9th का हम लोग बच्चों जो कि बायो सेक्शन है, जो कि दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का, और ये बायोलॉजी सेक्शन का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9th का है। तो इससे पहले बच्चों बता दें कि मैंने स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and don't forget to click on the bell icon button of the माइनर स्टडी चैनल। और बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रही है और जो कि बच्चे जो सीबीएसई के हो वो घर पर फंसे हुए हैं, तो उनको ये मेरी तरफ से छोटी मदद पहुंच जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, और जो भी अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए बच्चों। तो अब लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी सेक्शन। तो बच्चों अब हम लोग काम की बात स्टार्ट करते हैं, जो कि ये क्लास 9th का लेक्चर नंबर 1 है, जो कि चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी सेक्शन है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साइटोलॉजी के बारे में देखेंगे। साइटोलॉजी क्या होता है, तो साइटोलॉजी के बारे में लिखेंगे बच्चों। तो साइटोलॉजी में लिखेंगे दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, वेयर वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड, पहले लिख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग समझ रहे हैं। घबराने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। ऑर्गेनलेस, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी किसको बोलते हैं बच्चों, जो एक ब्रांच होता है, बायोलॉजी का ब्रांच एक हो गया, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन, जो कि सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और इसके जो ऑर्गेनलेस होता है जो उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। तो साइटोलॉजी जो कि दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एक बायोलॉजी का ब्रांच है जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन, किसके सेल का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसका जो ऑर्गेनलेस होता है उसके बारे में, उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। तो लिखेंगे दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनलेस कॉल्ड एज साइटोलॉजी। ये हमारा साइटोलॉजी हो गया। अब हम लोग सेल के बारे में लिखेंगे और समझेंगे। तो सेल क्या होता है, तो सेल में लिखेंगे जो कि सेल हो गया, सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ दिखेगा नहीं इसलिए इधर लिख दे रहा हूँ बच्चों। ऑर्गेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सेल क्या है, जो सेल वो है जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल, जो यूनिट किसका है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो लिखा हुआ है सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो ये सेल हो गया। अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में यानी कौन कौन साइंटिस्ट है, कौन कितना, यानी कौन किस ईस्वी में, कौन से ईयर में, और कौन सा सेल हमारा जो है खोज किया है। तो ये हिस्ट्री हो गया। आगे हम लोग लिखेंगे बच्चों, तो अपने आप क्लियर होते जाएंगे। और कुछ टर्म जो है बच्चों अभी नहीं क्लियर होगी, वो आपको घबराना नहीं है। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और आपका सभी जो डाउट है जो अपने आप क्लियर होते जाएगी बच्चों, तो आपको हड़बड़ाना और घबराना नहीं है जल्दी बच्चों। तो फर्स्ट लिखते हैं अब हम लोग, जो कि रॉबर्ट हुक है, एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। देखते हैं जो
कौन सी खोज किए? तो ये 1916 सॉरी बच्चों, इन यानी 1665 ईस्वी में ये क्या डिस्कवर किए थे? डिस्कवर्ड, जो कि सेल को ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक का जो 1665 में ये डिस्कवर्ड किए थे, 1665 में। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं जो कि ए वॉन लियोन हुक है। ए वॉन लियोन हुक, जो कि ए वॉन लियोन हुक हो गया, जो कि 1774 में जो कि क्या ऑब्जर्व किया था? ऑब्जर्व्ड 1774 में ऑब्जर्व, जो कि बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया था। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआंस हो गया, प्रोटोजोआंस एंड स्पर्म्स का ये खोज किया था, जो कि ए वॉन लियोन हुक है। और थर्ड हो जाएगा जो कि के एफ वुल्फ हो गया बच्चों, के एफ वुल्फ। तो ये क्या? तो इसमें लिखेंगे ये इन के एफ वुल्फ है जो 1700 यानी 1759 में 1759 में, जो कि ये क्या स्टेटमेंट दिया था? स्टेटेड दैट, जो कि सेल होता है, सेल आर फाउंड इन लिविंग्स, जो कि सेल है वो लिविंग में पाया जाता है। ये के एफ वुल्फ है जो 1759 में स्टेटमेंट दिया कि जो सेल है वो केवल लिविंग में ही पाया जाता है। और तो ये थर्ड हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, जो कि फोर्थ जो साइंटिस्ट है फाउंड इन लिविंग, ये बताया था के एफ वुल्फ। अब हम लोग देखेंगे जो कि लॉरेंज ओकेन, वो क्या बोले थे? लॉरेंज ओकेन, उसका हम लोग देखते हैं थ्योरी और वो क्या बोला था। तो लॉरेंज लिखना है आगे, जो फोर्थ हो जाएगा हमारा, फोर्थ साइंटिस्ट हो गया। तो फोर्थ में लॉरेंज ओकेन हो गया, जो कि ये क्या बोला था? लॉरेंज ओकेन है जो कि इन 1805 में, अच्छा से मिटा नहीं है बच्चों, इसीलिए दिखेगा नहीं आपको, इसीलिए थोड़ा और अच्छे से मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो आगे हम लोग देखते हैं, जो कि थर्ड तक हमने देख लिया था, के एफ वुल्फ तक बात कर लिया था बच्चों। अब हम लोग फोर्थ में, जो कि फोर्थ हो गया हमारा लॉरेंज ओकेन, जो कि ये क्या बोला था? लॉरेंज ओकेन जो था बच्चों, वो ये था जो 1805 में अपना ये भी एक स्टेटमेंट जारी किए थे। स्टेटेड दैट एवरी वो था जो ए वॉन लियोन हुक था वो बैक्टीरिया, और के एफ वुल्फ था जो स्टेटमेंट वो क्या दिए थे 1759 में, जो कि सेल से जो केवल लिविंग बीइंग में, और ये बोल रहा है वही बात बोल रहा है लेकिन अलग। इन 1805 में स्टेटेड दैट एवरी, जो कि ऑर्गेनिक बीइंग है, ऑर्गेनिक बीइंग्स ओरिजिनेट्स यानी वो उत्पन्न हुआ है या जन्म लिया है, एंड इज मेड अप ऑफ सेल्स, ये बोला लॉरेंज ओकेन, जो कि 1805 में ये अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि एवरी प्रत्येक ऑर्गेनिक है वो और क्या चीज़ से एक सेल है बना हुआ है उसे, और सेल से बना हुआ है और उसी से ओरिजिनेट हुआ है। ये फोर्थ हो गया। अब हम लोग फिफ्थ देख रहे हैं, जो कि फिफ्थ हो गया RJH डेट्रोचेट। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फिफ्थ वाला, जो कि इन फिफ्थ में 1824 में, जो कि क्या ऑब्जर्व किया था? 1824 में ऑब्जर्व दैट इच प्रत्येक प्लांट
एंड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू है जो कि किससे बना हुआ है, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, जो कि आर्यन ये क्या बताया था बच्चों, जो कि 1824 में ये ऑब्जर्व किया था, क्योंकि प्रत्येक यानी प्लांट और एनिमल है टिश्यू, जो कि एनिमल टिश्यू फॉर्म्ड किससे हुआ है, एक प्रकार का सेल है उससे बना हुआ है, जो कि प्लांट और एनिमल का जो टिश्यू है वो एक सेल से बना हुआ है। ये RH डेट्रोचेट बोला था, ये बहुत बड़ी बात बताया था बच्चों ये। और 6 हो गया, जो कि 6 में रॉबर्ट ब्राउन, जो कि रॉबर्ट ब्राउन था, वो क्या, ये रॉबर्ट ब्राउन है जो रॉबर्ट ब्राउन जो कि 1831 में ये डिस्कवर्ड किए, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का, उस समय 1831 में ये न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किए। और 7 हम लोग, जो कि MJ सेलेडन हो गया, जो कि ये MJ सेलेडन ये 1839 में, जो कि क्या डिस्कवर्ड किए, ये डिस्कवर्ड 1839 में एनिमल सेल का, सॉरी बच्चों ये रॉबर्ट ब्राउन था, जो कि रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किया 1831 में, और MJ सेलेडन जो 1839 में ये एनिमल ये प्लांट सेल का डिस्कवर्ड किए थे, प्लांट सेल का। अगला जो है वो डिस्कवर्ड किया था, जो कि TS स्वान है, ये TS स्वान जो कि 1839 में ये डिस्कवर किए थे एनिमल सेल का, एनिमल सेल और कॉन्टेनिंग एनिमल सेल के साथ साथ एनिमल सेल और कंबाइनिंग दीज टू व्यूज, और कंबाइनिंग करके जो 2 व्यूज है उसको कंबाइन करके वो अपना एक थ्योरी बनाए थे, फॉर्मूलेट सेल थ्योरी दिए थे, जो कि जो TS1 है जो 1839 में डिस्कवर एनिमल सेल किया था, और कंबाइनिंग अपना जो दूसरे का जो थ्योरी उसको मिलाकर कंबाइनिंग दीज 2 व्यूज, दोनों व्यूज को मिलाकर वो अपना एक थ्योरी दिए थे, सेल थ्योरी। तो इसको हम लोग सेल थ्योरी के लिखते हैं बच्चों, जो कि ये सेल थ्योरी दिया था, तो इसमें हम लोग फर्स्ट लिख सकते हैं, सेल थ्योरी दिए थे ये, तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है, और जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म है, एवरी ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिनेट्स होता है, उत्पन्न होता है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम किससे, ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेल से। और थर्ड हो जाएगा इसमें, जो कि एवरी सेल इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, और प्रत्येक, और यहाँ पे आपको बच्चा से नहीं दिखेगा तो आपको मैं PDF भी डाल दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपका PDF मिल जाएगा, इस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका आपका PDF मिल जाएगा बच्चों, तो घबराना नहीं है, या इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो ये यूनिट हो गया, और फोर्थ हो जाएगा जो कि सेल ओरिजिनेट्स बाय अ प्रोसेस, जो सेल ओरिजिनेट्स होता है किससे, प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग। इसका हम लोग एग्जाम्पल देकर समझते हैं बच्चों, जैसे इन विच द इनिशियली न्यूक्लियस प्लेज द पार्ट
ऑफ पार्ट ऑफ अ कैरेक्टर। तो इसमें बच्चों जो सेल थ्योरी है वो ये बताए थे TS1, और बताए थे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल से बने हुए हैं, और एवरी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही उत्पन्न, उस सेल से ही जो उसका जो आगे का पार्ट बना है या जन्मा है वो सेल से ही बना हुआ है। और जो यूनिट यानी इंडिपेंडेंट जो प्रत्येक सेल है वो अपना फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है ग्रोथ करने के लिए। जैसे ये सेल, ये बॉडी हो गया हमारा ये, और ये सेल सब है, तो ये इसका अपना सब चीज़ है बच्चों, और ये एकदम फ्रीडम है कि अपना ग्रोथ करने के लिए। तो वही लिखा हुआ है सेल ओरिजिनेट सेल सीजन इंडिपेंडेंट यूनिट है, वो फ्रीडम है अपना ग्रोथ करने के लिए। सेल इज इंडिपेंडेंट यूनिट। और जो कि सेल होता है बच्चों वो बिल्डिंग विच द न्यूक्लियस प्ले दी, जैसे हमारा ये बिल्डिंग हो गया, सपोज डेट बच्चों ये हमारा एक बिल्डिंग है, घर है, ये हमारा घर बन गया, और ये हमारा एक बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग कैसे पहले नींव दिया जाता है बच्चों, जो कि ये ब्लॉक से यानी ईंट से बच्चों, जो कि ये ईंट हो गया, और इस बीच में सीमेंटिंग होता है बच्चों, और ये ईंट हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस जो बीच ये हो गया ये किसका, तो यहाँ पे बच्चों जैसे ये एक एक ईंट है वो एक तरफ से सेल हो गया, तो एक सेल को जुड़ कर बच्चों एक पूरा बिल्डिंग बना हुआ है। उसी तरह से जो एक सेल मिलकर एक पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि सेल ओरिजिनेट्स बाई अ, सेल जो ओरिजिनेट होता है किसके, जैसे प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इन विच, जो बिल्डिंग हमारा बनता है, बिल्डिंग यानी धीरे धीरे एक एक सेल बनकर वो बड़ा होता है। तो वही लिखा प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इन विच द न्यूक्लियस, और उसमें जो बिल्डिंग बनता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा जो बिल्डिंग बनता है उसमें सीमेंट जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह से जो मैं एग्जांपल तौर पर बता रहा हूँ, जो हमारा सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो मेन कैरेक्टर प्ले करता है, और वही जो विच द न्यूक्लियस प्ले द पार्ट ऑफ कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर होता है इसमें जो ये कैरेक्टर किया, तो इसमें बिल्डिंग में हमारा जो सीमेंट करता है, तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो मेन कैरेक्टर रोल निभाता है, जो कि एक सेल होता है उसको, और सेल से जो बॉडी पूरा होता है। तो इस तरह से हमारा बन गया बच्चों। यहाँ पे आगे हम लोग अब जो ये तो TS1 दिया था, अब हम लोग 9th जो J.F. पुरकेनजी ने क्या होता था उसके बारे में देखेंगे बच्चों। तो 9th में हम लोग को लिखना है J.E. पुरकेनजी। तो J.E. अगला हेडिंग डालेंगे J.E. पुरकेनजी ने क्या बताया था। तो आगे लिखते हैं बच्चों J.E. पुरकेनजी। J.E. पुरकेनजी ने क्या बोला था। तो J.E. पुरकेनजी जो कि 1839 में, और हुगो वान मोल था बच्चों, हगो मैन बोल सकते हैं अगर फनी में अगर याद करना हो बच्चों, जो कि हगो से आप याद रख सकते हैं, जो कि आपको जल्दी याद हो उस तरह से कैसे भी करके बच्चों हम लोग को लर्न करना है, सीखना है। तो 9th में हम लोग लिख सकते हैं जो कि J.E. पुरकेनजी था। J.E. पुरकेनजी इसमें लिखेंगे जो कि इन 1839 में J.E. पुरकेनजी था, जो 1839 में इन एंड जो हुगो या हगो वान मोल था, जो यह हगो मानवोल 1846 में, हगो वानवोल जो कि 1846 में ये था, जो 1839 में, और ये 1846 में जो कि एक प्रोपोज किया था। क्या प्रोपोज, जो प्रोपोज्ड द नेम प्रोटोप्लाज्म, एक नाम दिया था बच्चों, प्रोपोज किया था प्रोटोप्लाज्म, किसके लिए, प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग सब्सटेंस के लिए, फॉर द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सेल के लिए। तो यहाँ देखेंगे जो कि ये J.E. पुरकेनजी हो गया इन 1839 एंड हुगो, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको बच्चों, जो कि लाइट है इसलिए, यहाँ देख रहे होंगे हुगो HUGO, हुगो वान मोल है बच्चों, वान मोल MOHL हो गया, हुगो वान मोल। यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ
हुगो वान मोल हो गया, जो कि 1846 में प्रपोज किया था। नेम प्रोटोप्लाज्म का, जो कि लिविंग सब्सटेंस के लिए यूज होता है। प्रेजेंटिन, जो कि सेल में होता है। लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंटिन, जो सेल में प्रेजेंट होता है, उसको जो प्रोटोप्लाज्म एक नाम दिया था बच्चों, ये दोनों मिलकर, जो कि जे पुरकेंजी था और हुगो वान मोल। जे पुरकेंजी और हुगो मानवोल, ये पुरकेंजी हो गया PURKIN, जे हुगो वानवोल और जे पुरकेंजी। मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। दूसरा कलर ले लेते हैं बच्चों, जो कि यहाँ पे जैसे इस दोनों से लिख रहा हूँ, जैसे JE पुरकेंजी, जे पुरकेंजी, जो कि ये था, ये दिया था 1839 में। ये हमारा 9th वाला हो गया था। अब हम लोग 10th जो है, 10th का देखेंगे। तो 10th में जो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, वान वेनेडेन के बारे में देख रहे हैं। वान वेनेडेन सॉरी बच्चों, जो कि वान वेनेडेन था, जो कि इन 1875 में क्या ऑब्जर्व किया था, ये ऑब्जर्व्ड, जो कि सेंट्रियोल है, ऑब्जर्व्ड सेंट्रियोल्स का ऑब्जर्व किया था ये वान वेनेडेन, जो 1875 में। और अगला हम देखेंगे 11th, जो कि 11th साइंटिस्ट थे W फ्लेमिंग क्या बताया था बच्चों, ये W फ्लेमिंग, जो कि इन 1879 में ये रिपोर्ट दिया था, रिपोर्टेड द क्रोमैटिन ऑफ द न्यूक्लियस का रिपोर्ट किया था। जो कि W फ्लेमिंग है, वो न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग द न्यूक्लियस एंड, ये यूज टर्म यूज किए थे, एंड यूज्ड द टर्म माइटोसिस का ये टर्म यूज किए थे फॉर द सेल डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन। एंड ही, और ये ऑल्सो क्या चीज ऑब्जर्व किए थे, ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड माइटोकॉन्ड्रिया का भी ये ऑब्जर्व किए थे, जो कि किस ईस्वी में, इन 1894 में। लेकिन उसका बाद में नाम ये ने, जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है, वो बायोब्लास्ट के नाम दे दिए बच्चों, बायोब्लास्ट के नाम। और 12th जो साइंटिस्ट था इसके बारे में, जो कि अल्टमैन है और सी बेंडा है, अल्टमैन और सी बेंडा, अल्टमैन और सी बेंडा, जो कि इसके बारे में देखें, जो कि ये अल्टमैन और सी बेंडा है, जो कि 1857 में एक नेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया दिया। अल्टमैन और सी बेंडा, ये फिर से बायोप्लास्ट का जो माइटोकॉन्ड्रिया था, बायोप्लास्ट फिर से ये 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया, अल्टमैन और सी बेंडा। और 13 में जो कि कैमली गोल्जी है, जो कि गोल्जी नाम से ही पता चलता है, कैमली गोल्जी, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का खोज किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे कैमली गोल्जी था, जो कि ये कैमली गोल्जी इन 1898 में पहली बार ऑब्जर्व्ड गोल्जी बॉडी का ऑब्जर्व किया। और 14th जो है वो है वाल्डेयर, जो कि इन 1888 में, जो कि वाल्डेयर है, वो क्या दिया था, ही गेव, ये टर्म दिया था क्रोमोजोम का। वाल्डेयर है 1888 में, ये टर्म दिया क्रोमोजोम का। और 15 हम लोग लिख सकते हैं विल्सन, जो कि 1900 में डिस्क्राइब किया द स्ट्रक्चर
ऑफ अ टिपिकल सेल का ये स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब किया था, जो कि विल्सन है। और 16 हम लोग लिख सकते हैं, 16 जो कि एम के साइलेंट यहाँ हो जाएगा, एम नॉल है, एम नॉल और ई रुस्का, एम नॉल और ई रुस्का, जो कि एम नॉल और ई रुस्का है, ई एम नॉल और रूस का एस हो जाएगा यहाँ पे। एमनॉल और उसका जो है ये एक साइंटिस्ट है जो 1932 में क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंटेड किया था। 1932 में इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो which help to किसके जाने में मदद करता, नो मोर अबाउट सेल के बारे में और डिटेल में, जो कि ये एम नॉल और यूरुस्का था जो 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो सेल के डीपली यानी डीपली स्ट्रक्चर होता है, डीपली जो कि उसका फिगर होता है, उसके बारे में ये डिटेल में बताता है बच्चों। तो ये हो गया था जो कि यूरुस्का था। अब हम लोग अगले लेक्चर में, जो कि हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी है बच्चों, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तो यहाँ पर हमने देखा जो कि 16 साइंटिस्ट है बच्चों, जो कि रॉबर्ट हुक हो गया, ए वॉन लियोन हुक हो गया, के फुल्फ हम लोग पढ़े, लॉरेंज ओकेन के बारे में, आरजेच डेट्रोचैट के बारे में, और जो कि रॉबर्ट ब्राउन हो गया, एमजे सिल्जन था, टीएस स्वान था, और जो टीएस स्वान जो अपना थ्योरी दिए थे वो देखे, और जे पुरकेंजी के बारे में देखे, और वान बेंडेन के बारे में, डब्ल्यू फ्लेमिंग के बारे में, और अल्टमैन एंड सी बेंडा और कैमलियो गोल्जी के बारे में देखे बच्चों, और वेल्डेयर और विल्सन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया उसके बारे में। अब हम लोग अगले लेक्चर में, जो कि यहाँ पे जे पुरकेंजी वाला नहीं दिख रहा है बच्चों, मैं यहाँ फिर से जे पुरकेंजी का लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर आपको नहीं दिखा इसलिए, जो कि वो ब्लर हो गया है। तो यहाँ पे जे पुरकेंजी हो गया, उसके बारे में हम लिख लेते हैं। 9th वाला हमने देख रहे थे बच्चों, ये भी एक लिख दे रहा हूँ। 9th का जो यहाँ पे नहीं दिख रहा था आपको, उसका मैं यहाँ पे फिर से, जो कि 9th वाला था हम लोग का, जे पुरकेंजी, अब तो दिख रहा होगा, हाँ, जे पुरकेंजी, जो ये क्या दिया था, ये इन है, जे पुरकेंजी इन 1839 में, और हगो या हुगो हमने बोला था, अब जो भी पढ़े, हुगो वान मोल, जो कि 1846 में। वही सबका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों। तो ये प्रोपोज्ड क्या किया था, ये प्रोपोज्ड द नेम प्रोटोप्लाज्म, ये नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग सब्सटेंस के लिए ये नाम दिया था, लिविंग सब्सटेंस, जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है, सेल में, प्रेजेंटिना सेल, जो कि जे पुरकेंजी है वो 1839 में यहाँ। तो यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों, ये जो 9th वाला जो नहीं दिख रहा था इसलिए मैं यहाँ लिख दिया। अब हम लोग अगले लेक्चर में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी है बच्चों, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। और इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे माइनर स्टडी को, और इसी तरह से प्यार देते रहे बच्चों। और इसको डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, क्योंकि इसी से आपका जो पीडीएफ होगा वो, और इसका जो पीडीएफ मिलता रहेगा आपको, और इसका जो कोई भी नोटिफिकेशन या नोटिस है बच्चों इससे मिलता रहेगा। इसलिए इसको, जो कि इसका बेल आइकन बटन है माइनर स्टडी को, इसको दबाना ना भूले। तो अगले लेक्चर में हम लोग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी है बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में
लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी के बारे में देखेंगे। तो अभी जितना पढ़े आप लोग वो लेक्चर देखना है और नोटिस करना है। और आपको जो मैंने बताया था कि कैसे पढ़ना है, तो पहले जो लेक्चर उसको देखते रहिए और साथ में नोटबुक और पेन लेकर जो साथ में जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं उसी तरह से आप लिखते जाइए बच्चों। आपका जो नोट्स है वो भी बनता जाएगा और आपका जो भी क्लियर होता है वो, और जो कोई जो पॉइंट है जो बच्चों अभी नहीं क्लियर होगा, जो कि आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपका जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप क्लियर होते जाएंगे। तो अभी घबराना नहीं है, अच्छे से धीरे धीरे हम लोग पढ़ा रहे हैं और अच्छे से पढ़ना है बच्चों। तो अगले लेक्चर में ये सब जो अभी पढ़ा है, जो NCERT से आपको एक बार बुक का रीडिंग डाल कर आना है। और जो अगले लेक्चर में हम लोग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो नमस्ते बच्चों, फिर से अगले लेक्चर में हम लोग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी के बारे में लेकर आते हैं। तो अभी के लिए नमस्ते।